नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बंडेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पूर्व के बारे में मैंने आपको बताया कि उससे पहले तक महाद्वीप और महासागरों की निर्माण से संबंधित जो परिकल्पना थी वो किस प्रकार की थी और कैसी मान्यता तत्कालीन समय तक रही थी। वर्तमान में वैगनर की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इसके पूर्व की सारी जानकारी मैंने आपको बताई थी। अब हम आज मूल रूप से वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, बेकन और उसके बाद में स्नाइडर के बाद में टेलर। तो बेकन, स्नाइडर और टेलर के बाद में वैगनर ने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1912 में किया था। वैगनर एक प्रसिद्ध विद्वान, जर्मन विद्वान थे और जलवायुवेता थे। यानी कि तत्कालीन समय में जर्मनी के अच्छे जाने माने विद्वान थे अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड जो वैगनर थे वे प्रमुख रूप से जलवायुवेता थे और वे जलवायु के संदर्भ में ही अपने रिसर्च या खोज को आगे बढ़ा रहे थे। उसी दौरान अल्फ्रेड जो वैगनर था, वैगनर ने देखा कि जिस स्थान पे जो पूरा जलवायु की उन्होंने जब अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि ये जो जलवायु दशाएं हैं यहाँ, ये वर्तमान समय में पहले कभी यहाँ की भिन्न रही होगी। तो कुल मिला के जब महाद्वीपों के विभिन्न भागों का और महासागरों का अल्फ्रेड वैगनर ने अध्ययन किया, आप सरल रूप से समझो कि वैगनर नाम का एक जलवायुवेता था और जर्मन का रहने वाला था। उन्होंने अपने सिद्धांत को सन 1912 में प्रतिपादित किया था। 12 के बाद में स्पष्ट रूप से उसका जो प्रकाशन था 15 में हुआ। और ये भी कहा जाता है कि वैगनर ने अपने सिद्धांत को सन 1924 में जब इंग्लिश में अनुवाद करके प्रकाशित किया तो ये काफ़ी अधिक उसको मान्यता मिली है। एक कारण ये भी था कि सन 1914 से 18 के बीच में वर्ल्ड वार चल रहा था और उस वर्ल्ड वार के समय में वैगनर का सिद्धांत इतना पॉपुलर नहीं हो पाया था। ये जलवायुवेता जो था, ये जलवायुवेता मुख्य रूप से ये देख रहा था कि विभिन्न महाद्वीपों पे जो भूगर्भिक संरचना और जलवायु के प्रभावों का ये जो अध्ययन कर रहे थे, उस जलवायु के प्रभावों के अध्ययन में उन्होंने ये देखा कि जिस स्थान पे जिस ऐसी जलवायु के प्रमाण मिल रहे हैं जो वहाँ वर्तमान समय में ये संभव नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारा भारत देश है और भारत देश में जैसे मान लो कि अपना प्रायद्वीपीय पठार है और ये उष्ण कटिबंध में स्थित है। लेकिन इस उष्ण कटिबंध में जब वैगनर ने अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ प्राचीन समय में हिमकाल के अवशेष यहाँ दिखाई देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को कि हमारा जो भारत देश है वर्तमान में जो इसका प्रायद्वीपीय भाग है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उष्ण कटिबंध में स्थित है। जब उसने यहाँ के प्राचीन चट्टानों वगैरह का जलवायु की दृष्टि से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ के कुछ क्षेत्रों में उसको हिमकाल के जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ हिमकाल भी कभी रहा था। तो ये प्रमुख रूप से उसको इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के पीछे ये जो उनको प्रमाण मिला ये सबसे महत्वपूर्ण था। और ये इस चीज़ पे दृढ़ हो गए थे। विश्व के विभिन्न भागों में जैसे ब्राज़ील में उन्होंने अध्ययन किया कि ब्राज़ील का उन्होंने किया, दक्षिणी अफ्रीका का भी उन्होंने किया कि वर्तमान समय में जो ये भाग हैं ये उष्ण कटिबंध में स्थित हैं, लेकिन यहाँ किसी समय में हिमकाल के जो प्रमाण देखने को मिलते हैं। इस आधार पर ये इस निष्कर्ष पे पहुँचे वैगनर कि महाद्वीप और महासागर अपने इस स्थान पे स्थिर नहीं होकर क्षैतिज रूप से गतिशील थे। और दो चीज़ें उनके सामने आ गई कि या तो जलवायु कटिबंध अस्थिर थे या फिर महाद्वीप अस्थिर थे। दो चीज़ें आ गई, या तो यहाँ की जलवायु पहले हिम थी या ठंडी जलवायु थी, और या फिर ये जो स्थिर स्थल खंड है ये यहाँ नहीं था, ये किसी दूसरी जलवायु प्रदेश में स्थित था। इसकी गति में इसकी स्थान में परिवर्तन हुआ क्षैतिज संचलन के कारण से। दोनों मतों में से अल्फ्रेड वैगनर ने इस मत को विशेष रूप से मान लिया कि जलवायु कटिबंध अपने स्थान पे स्थिर थे, लेकिन जो ये भूखंड हैं, धरातलीय भाग, महाद्वीप और महासागर हैं, ये अपने स्थान से विस्थापित हुए हैं, अर्थात इनमें क्षैतिज संचलन या गति हुई है। इस प्रकार उन्होंने इस सिद्धांत को आधार मानते हुए सबसे पहले ये माना कि संपूर्ण पृथ्वी जो थी उस पृथ्वी पे एक ही महाद्वीप था और उस एक महाद्वीप का नाम था पेंजिया।
और उन्होंने लगभग जो सुपर कंटिनेंट जो माना उसको सबसे बड़ा एक ही महाद्वीप माना, उसका नाम उन्होंने पेंजिया रखा। और उस पेंजिया के अलावा जो भी कुछ जलीय भाग था उसको उन्होंने पैंथालासा नाम दिया। तो दो प्रकार की स्थितियां बनी कि सिद्धांत में उन्होंने माना कि एक पेंजिया है जो सबसे विशाल महाद्वीप या एक ही महाद्वीप है, और दूसरा है जो है पैंथालासा है। तो पेंजिया और पैंथालासा हो गए। फिर उन्होंने माना कि जो पेंजिया था वह सियाल का बना हुआ था, और सियाल के जो नीचे थी वह सीमा थी, और सीमा के ऊपर सियाल तैर रहा है। अर्थात उन्होंने तैराव की बात को स्पष्ट रूप से माना है कि सियाल महाद्वीप सियाल के बने हुए हैं और ये महाद्वीप सीमा के ऊपर तैर रहे हैं, ये माना। 300 मिलियन वर्ष पूर्व लगभग कार्बोनिफेरस जो काल था, परमो कार्बोनिफेरस काल, उस समय में संपूर्ण जो ये महाद्वीप थे ये आपस में जुड़े हुए थे, और ये जो जुड़े हुए थे उसी समय इसका नाम पेंजिया उन्होंने रखा। यानी 300 मिलियन वर्ष पूर्व के समय में जो सभी महाद्वीप आपस में एक स्थान पे जुड़े हुए थे उसका नाम उन्होंने पेंजिया दिया। और उस कार्बोनिफेरस काल के बाद में ही उन्होंने इनमें क्या माना, टूटना, यानी कि ये जो पेंजिया का टूटना, पेंजिया अलग कब हुए, और इस अलग होने के लिए उन्होंने ठीक वही बात जो टेलर ने बताई थी उसमें थोड़ा बदलाव किया है। उन्होंने बताया कि इस पेंजिया का विखंडन हुआ, कब हुआ, कार्बोनिफेरस काल से आरंभ हुआ। और इसके लिए उत्पन्न जो ऊर्जा या बल जो थे वो कहाँ से आए कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न जो बल है, उत्प्लावन बल जो बाहर की ओर खींचता है, इसके कारण से ये जो पेंजिया था ये कहाँ, भूमध्य रेखा की ओर इसमें गति हुई। और दूसरा चंद्रमा और सूर्य की जो ज्वारोत्पादक बल है जो या आकर्षण शक्ति है उसके कारण से इसमें पश्चिम दिशा में गति हुई। अर्थात पेंजिया जो था, इस पेंजिया में इस प्रकार से ये पेंजिया प्रमुख रूप से दो भागों में पहले टूटता है, और जब ये दो भाग इसके सर्वप्रथम जो होते हैं उसके कारण से इसके दो भाग होने के कारण से दो स्थलखंड बन जाते हैं। एक भाग जो है इसका वह बन जाता है लारेसिया, जिसको हम अंगारा लैंड भी कह सकते हैं। एक उत्तरी भाग जिसको हमने लारेसिया नाम दिया, और एक दक्षिणी भाग जिसको हमने गोंडवाना लैंड नाम दिया। ध्यान रखना कि गोंडवाना लैंड अपने भारत के ही गोंडवाना लैंड काल की चट्टानों के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। तो एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड जो है उसको हमने लारेसिया नाम भी दिया है टेलर ने, और इन्होंने भी लारेसिया शब्द इसके लिए प्रयुक्त किया है। पहले उन्होंने बताया कि पहले जो ये पेंजिया था इसका जो केंद्र था वह वर्तमान में जो नेटाल दक्षिणी ध्रुव है उसमें, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का जो नेटाल या डरबन है वह इसके मध्य में स्थित था, और यह दक्षिणी ध्रुव था, यानी कि दक्षिणी ध्रुव की स्थिति जहाँ है उस स्थान पे ये नेटाल उस समय था। फिर कार्बोनिफेरस काल में इसमें विभाजन आरंभ हुआ, और ये जो पेंजिया था इसके दो भाग हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। हाँ, एक बात ये भी है कि इसका हम फिर कभी जिक्र करेंगे कि ये जो पेंजिया था इसमें पहले भी कभी इस प्रकार से ये एक ही पेंजिया था, फिर टूटा, फिर आपस में मिल गया, तो इसको हम पेंजिया सेकंड कहते हैं। इस प्रकार से जो सुपर कंटिनेंट था उसमें 300 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में टूटना, अर्थात इसके दो भाग हो गए, और दो भाग होने के बाद में फिर इसमें जुरासिक काल के आसपास जो समय आया उसमें फिर इसमें टूट गया है, और टूटने के कारण से फिर इसके जो दो भाग उसके जो हुए थे, अंगारा लैंड वाला उसमें उत्तरी अमेरिका यूरोप था, और एशिया के यूरेशिया के कुछ भाग थे, और दक्षिण वाला भाग जो गोंडवाना लैंड था उसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप जो ये थे इसमें शामिल थे। तो दो भाग इसमें थे। इन दोनों के टूटने से बीच में जो गैप हुआ, उस गैप में जो पानी भरा, उसको पानी भरने से वो जो एक सागर का निर्माण हुआ, और उस सागर को आज हम तैतीस सागर कहते हैं, और जिसके स्थान पे वर्तमान में हिमालय पर्वत स्थित है, या जो भूमध्य सागर जो है उसका वो अवशेष के रूप में बचा हुआ भाग दिखाई हमें जो आज देता है वो वर्तमान में यह है। तो इस प्रकार से बड़े आसानी से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि अल्फ्रेड वेगनर ने, देखो टेलर ने जहाँ दो अलग अलग माने थे, पहले से उसने लारेसिया और गोंडवाना लैंड माना, इस प्रकार टेलर ने उसके स्थान पे पहले एक ही महाद्वीप माना जिसका नाम उन्होंने पेंजिया दिया, और फिर पेंजिया टूटता है, टूटने के बाद में उसके बीच का जो गैप होता है उसमें जल के भर जाने से फिर जो महासागर का जो निर्माण होता है उसको उसने तैतीस सागर का नाम उसने दिया है। तो तैतीस सागर का निर्माण वहाँ हो जाता है।
और सिद्धांत के पक्ष में उन्होंने फिर क्रिटेशियस के जुरेसिक क्रिटेशियस काल में भी उन्होंने बताया है कि फिर इसमें दरारें पड़ती हैं और ये टूट जाता है, और टूटने के कारण से उसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जो यूरोप अलग हो जाता है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अफ्रीका और इंडिया और अंटार्कटिका महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया आपस में अलग होते हैं। ये जो उन्होंने बताई जुरासिक काल के आसपास में इसमें दरारें पड़ने के कारण ये टूटता है। अब इनकी गति जो है इनमें ये किस प्रकार से टूटे, इसके लिए उन्होंने वही बताया है कि इनमें दो प्रकार की गति हुई है, एक पश्चिम दिशा की और एक भूमध्य रेखा की ओर। और पश्चिम दिशा की ओर जो गति हो रही है उसके लिए उत्तरदायी कारक उन्होंने माना है कौन से बल को? चंद्रमा और सूर्य के ज्वारोत्पादक बल को। और एक भूमध्य रेखा की ओर ये जो गति होती है उसमें पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न जो उत्प्लावन बल है उसके कारण से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं। और इसके बाद में उन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जो कुछ प्रमाण दिए हैं उनका हम जिक्र करेंगे आगे वाले एक छोटा और वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। उसमें हम बताएंगे कि सिद्धांत के पक्ष में उन्होंने क्या क्या प्रमाण दिए हैं।